हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे ही होंगे। तो मंगल कामना के साथ आज हम व्याकरण के विषयनिष्ठ भाग पर कुछ विचार करेंगे। आज हम लोगों का विषय है संक्षेपण, और फिर आगे देखेंगे पत्र लेखन, और तब फिर निबंध लेखन पर बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी विभाग में आप लोगों का जनार्दन चौधरी के तरफ से हार्दिक स्वागत है। मंगल कामना है आप लोगों के लिए। आप लोग बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें, बढ़िया से बढ़िया परीक्षा में अंक प्राप्त करें। तो इसी मंगल कामना के साथ पाठ शुरू करते हैं। अभी हम लोगों का विचारणीय बिंदु है संक्षेपण। नाम से ही स्पष्ट है, यह संक्षेपण का मतलब हुआ संक्षेप में बात को रखना। यह गागर में सागर भरने जैसी बात होती है। संक्षेपण अपने आप में एक बड़ी कला है। इस कला के लिए व्यक्ति को हमेशा भाषा पर पकड़ के साथ साथ विचार संग्रहित करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह संक्षेपण कर पाने में सक्षम हो पाएगा। संक्षेपण पूर्णतः भाषा ज्ञान के साथ साथ अभ्यास की चीज़ है। बिना अभ्यास का यदि कोई चाहेगा सिर्फ क्लास की पढ़ाई के भरोसे संक्षेपण कर लें तो ये कभी संभव नहीं है। क्लास में तरीका तो जरूर बतलाया जाता है, लेकिन अभ्यास से उसे पूर्ण रूप दिया जा सकता है। तो संक्षेपण के विषय में आप जान लें कि आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उसमें कोई न कोई विचार होगा, उसको 1/3 में संक्षेपण करना है। साथ ही उसका एक शीर्षक भी होता है। तो सबसे पहले संक्षेपण में अनुच्छेद को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद एक विचार आया, उस विचार को शीर्षक के रूप में संक्षेप में लिख देना है, और तब शब्दों की गिनती करना है। कितने सारे शब्द हैं मूल अनुच्छेद में, और फिर उन शब्दों को गिनकर कॉपी पर लिख लेना है। नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं, मन में बैठा लेना है, और उसके 1/3 मतलब यदि 9 शब्द हैं तो 3 शब्द, 1/3 में उसको संक्षेपण लिखने का प्रावधान है। 1/3 में संक्षेपण लिखना है शीर्षक के साथ। तो आपने ये जान लिया कि संक्षेपण का जो अनुच्छेद दिया जाता है उसको सावधानी से पढ़ना है। पढ़कर उसके लिए एक शीर्षक बना लेना है, फिर शब्दों को गिन लेना है, उसके 1/3 में लिखना है। और जब आप लिख देंगे संक्षेपण तो ऊपर में या नीचे में आप यह भी लिख देंगे कि मूल अनुच्छेद में शब्दों की कितनी संख्या है, आपने संक्षेपण में कितने शब्दों का प्रयोग किया है। इससे परीक्षक को आपका संक्षेपण देखने में सुविधा होती है, आसानी से वह संक्षेपण देख लेते हैं। तो इस तरह आपको करना है। संक्षेपण में जो अनुच्छेद दिया जाएगा उसको पढ़ना, उसका एक शीर्षक, फिर शब्दों की संख्या लिख देना, फिर संक्षेपण 1/3 में करके फिर संक्षेपण के शब्दों की संख्या लिख देना। इस तरह संक्षेपण का अभ्यास लगातार करते रहना है। 10-20 संक्षेपण यदि कर लिए तो यह 4 अंक का होता है। आपको परीक्षा में 4 अंक मिल जाएगा। 4 अंक में 4 अंक मिल जाएगा। यह इसके लिए आपको बहुत किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5-10 यदि आपने अभ्यास कर लिया तो कोई भी
अनुच्छेद आपको दिया जाएगा, आप उसका संक्षेपण कर लेंगे। आप अभ्यास के लिए यहाँ देख लीजिए, संक्षेपण के लिए दिए गए शब्दों का 1/3 करना है। 1/3 में जितना सारा शब्द है उसको 1/3 में लिखना है, उचित शीर्षक भी देना है। आप अब अभ्यास शुरू करें। देखें, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। उदाहरण, अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मानहानि समझते हैं। पर्व को ही लीजिए, वह पंडितों को पोंगा कहते हैं। वे कहते हैं पर्व बेकार है, फिजूल खर्ची के साधन है। यह आपको एक पैराग्राफ हुआ। पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर आ गई होगी कि लेखक इसमें क्या कहना चाह रहा है। अंग्रेजी पढ़ाई पर बात हो रही है कि अंग्रेजी पढ़ने वाला कैसा हो जाता है। सब नहीं, कुछ ऐसे होते हैं। अब उसी के आधार पर आपने एक शीर्षक बनाया। यहाँ पर आप देखें, एक शीर्षक हमने बनाकर रख दिया है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं, अंग्रेज हो जाना खराब है। यही तो मूल बात है। अब आप आगे देखें, इसी को हमने संक्षेप में 1/3 में लिख दिया है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं, अंग्रेज हो जाना, या इसे पढ़कर अपनी भाषा संस्कृति को भूलना खराब है। आज प्रायः अंग्रेजी पढ़ने वाले अपने देश की सभ्यता संस्कृति को नीचा समझते हैं। ऊपर के अनुच्छेद में, मूल अनुच्छेद में आप गिन कर देखेंगे तो आपको 75 शब्द मिलेंगे। उद्धरण के शब्द 75 हैं, यानी अनुच्छेद में 75 शब्दों का प्रयोग किया गया। स्वाभाविक रूप से 75 शब्द है तो 25 शब्दों में लिखना है। आप यहाँ पर गिन कर देख लें। शब्द गिनने के लिए आपको हम 2 उपाय बताते हैं। एक तो आप सीधे सारे शब्दों को गिन जाएं, एक में मेरी दृष्टि में कारक चिन्ह मूल शब्द के साथ जुड़ा होता है। कारक चिन्ह को स्वतंत्र गिनने की जरूरत नहीं है, तो आप कारक चिन्ह को मूल शब्द के साथ गिन सकते हैं। वैसे आप स्वतंत्र हैं, कारक चिन्ह को अलग भी गिन सकते हैं। बहुत सारे व्याकरणों में इस तरह की बात आई है, लेकिन मेरी दृष्टि में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में मूल शब्द के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर यह कारक चिन्ह है। इसको हमने संस्कृति के साथ गिना है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। यहाँ पर आप जो 27 देख रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति के बीच डैश दिया हुआ है। यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति दोनों एक हो जाएगा। 26 और यहाँ वाले जो आपने ऊपर पढ़ा, पढ़ने वाले, वह एक साथ है, तो इस हिसाब से यह 25 होगा। फिर एक बार हम गिनकर आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस तरह आपने देख लिया कि संक्षेपण में 25 शब्द आए। इस तरह आपको संक्षेपण का अभ्यास करना है, मूल शब्दों को गिनना है और 1/3 में लिखना है इसी ढंग से। फिर हम
एक दूसरा अभ्यास के लिए आपको टॉपिक दे रहे हैं। ये दूसरा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा निज का साहित्य नहीं रखती है तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती है। उसकी शोभा, उसकी संपन्नता, उसकी मान मर्यादा साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। आपने समझ लिया कि भाषा बहुत सुंदर है, सुगम है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास यदि साहित्य नहीं है तो वह भाषा रूपवती भिखारिन की तरह मानी जाएगी। वह भाषा सुंदर तो मानी जाएगी, लेकिन काम कर रही है वह भिखारिन का, वह कभी सम्मान की पात्रा नहीं होगी। यही बात कही गई है। अब इसमें आप देख लीजिए, इसका शीर्षक हो गया साहित्य का महत्व। साहित्य की अभिव्यक्ति तो भाषा में ही होगी, तो भाषा को साहित्य के आधार पर महत्वपूर्ण बताया गया है। जो साहित्यहीन भाषा है वह बेकार मानी है। तो आपने इसका शीर्षक बना लिया साहित्य का महत्व। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप यही शीर्षक रखें, मिलता जुलता और भी शीर्षक आप बना सकते हैं। एक टॉपिक के बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे टॉपिक पर आधारित होना चाहिए, अनुच्छेद पर, प्रसंग पर आधारित ही होना चाहिए, प्रसंग से हटकर नहीं, प्रसंग के आधार पर शीर्षक होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें आपको 45 शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्वाभाविक रूप से इसमें 15 शब्दों में संक्षेपण किया गया होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी भावों को प्रकट करने में सक्षम रहने वाली भाषा साहित्य होने पर भी अस्तित्वहीन हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह आपने देख लिया कि 15 है। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 शब्द हो गए। इस तरह आपने संक्षेपण के रूप प्रारूप का दूसरा उदाहरण देखा। अब हम एक तीसरे उदाहरण को भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आपको संक्षेपण करने में, समझने में अधिक से अधिक सुविधा हो सके, आप आसानी से संक्षेपण कर सकें, परीक्षा में 4 अंक में 4 अंक ला सकें। उम्मीद है कि आप मेरी पढ़ाई के आधार पर 4 में 4 ले आएंगे। अब तीसरा है, कभी भारत की सभ्यता और दर्शन पर विदेशी मुग्ध थे, वही आज भौतिक समृद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्व खो चुका है। कभी जिसके आंगन में मानवता खेली, जिसने अपने संस्कार और ज्ञान से दुनिया को प्रकाशित किया, वही भारत आज अपने में निरक्षर, भूखे, परमुखापेक्षी लोगों को समेटे है। हमने अपने पूर्वजों के गौरव को हास्यास्पद बनाकर नष्ट कर दिया है, उसका हम उपयोग नहीं कर पाए और आज हम अपने देश की उपेक्षा चुपचाप सह रहे हैं। इस तरह आपने भारत गौरव की बात को पढ़ा, सुना, समझा। अब इसके लिए आप शीर्षक देख लीजिए, अतीत का खुशहाल भारत वर्तमान में बदहाल। इसका यह टॉपिक हमने दिया है, आप यह दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कोई और टॉपिक और शीर्षक इस अनुच्छेद के आधार पर बनाकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें शब्दों की संख्या, मूल अनुच्छेद में शब्दों की संख्या 70 है और संक्षेपण में स्वाभाविक रूप से शब्दों की संख्या 23, 1/3 की बात है।
यहाँ पर आप देखें, अतीत में अपने संस्कार, संस्कृति, ज्ञान, दर्शन से दुनिया को प्रकाशित कर अपनी ओर आकर्षित करने वाला भारत अपना गौरव खोकर आज महत्वहीन, दीनहीन, हास्यास्पद हो गया है। ये आपको 23 शब्दों में लिखा गया है। शब्दों की गिनती आप कैसे करेंगे वो पहले हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप गिन कर देखेंगे तो 23 शब्द आपको मिलेंगे। इस तरह आपने देख लिया। फिर अब हम एक पार्ट यानी एक पैराग्राफ और आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी। यह संक्षेपण सिर्फ बिहार बोर्ड की परीक्षा में ही नहीं बल्कि बहुत सारी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है। इसका भावी जीवन में भी बड़ा उपयोग है। तो हम शुरू करते हैं चौथे उदाहरण को। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। मनुष्य के अंदर स्वयं अपनी सहायता करने का जो उत्साह होता है वह उसकी सफलता का आधार होता है। जब यह उत्साह बहुत से लोगों में पाया जाता है तब यह राष्ट्रीय प्रगति एवं राष्ट्रीय दृढ़ता का आधार बन जाता है। इसके साथ साथ आत्मसम्मान की भावना से मनुष्य की श्रेष्ठ क्षमताओं में से है और उसके गौरव की भावना है, जिसके कारण मनुष्य के चरित्र की वास्तविक उन्नति और यश प्राप्ति होती है, वह भी अपने आप लुप्त हो जाती है। इस तरह आपने इस अनुच्छेद को देखा, जिस अनुच्छेद में जो बात कही गई है आत्मनिर्भरता की बात, उस आत्मनिर्भरता को आपने समझा और उसी के आधार पर हमने एक शीर्षक तैयार कर लिया और आप देख रहे हैं यह शीर्षक है आत्मनिर्भरता। अब इसको हमने बना दिया है। इसमें 81 शब्दों का प्रयोग किया गया है। मूल अनुच्छेद में 81 शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसको हम 27 शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, अपनी सहायता खुद कर ईश्वर की सहायता पाने वाला व्यक्ति उत्साह से अपना जीवन सफल बना लेता है। वह उसका सामूहिक विकास कर राष्ट्रीय एवं दृढ़ता को आधार बना लेता है। इस तरह आपने संक्षेपण में देख लिया कि 27 शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द कैसे गिना जाता है यह पहले हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह आपका संक्षेपण से संबंधित बात पूरी हो गई। अब हम आगे चर्चा करेंगे। आपको पुनः संक्षेपण अच्छा कर लेने के लिए आप लोगों को मंगल शुभकामना है, मंगल भावना है, मंगल बधाई है। आप लोगों को परीक्षा में 4 में 4 आए, यह मेरी शुभकामना है। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में आप जानते हैं कि पत्र लेखन का 2 रूप होता है, एक आवेदन पत्र और दूसरा व्यक्तिगत पत्र। आवेदन पत्र किसी न किसी कार्यालय से जुड़ा होता है, किसी न किसी अधिकारी पदाधिकारी से जुड़ा होता है, किसी न किसी वह सरकारी लेन देन या कार्यालय कह लीजिए रूप में उसका उपयोग किया है। कार्यालय का जो पत्र है वह मोटे तौर पर मानकर चलिए आवेदन पत्र है। और व्यक्तिगत जैसे भाई को लिखना, बहन को लिखना, पिता को लिखना, मित्र को लिखना, ये जो पत्र है वह व्यक्तिगत पत्र माना जाता है। आपको परीक्षा में 5 अंक का पत्र लिखना है। बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा में 5 अंक का पत्र पूछा जाता है, जिस पत्र में प्रायः दोनों से दिया जाता है, लिखना होता है 1। दोनों से दिया जाता है, लिखना होता है 1। जिसका प्रारूप हम आपको इस व्याख्यान में दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। पत्र लेखन 5 अंक का है। अपने जीवन के लक्ष्य का वर्णन करते हुए पिता के पास पत्र लिखें। यह व्यक्तिगत पत्र होगा।
पिता, अभी तुरंत बताया गया, पिता को, भाई को, बहन को, मित्र को, ये सब को जो आप पत्र लिखते हैं वो व्यक्तिगत पत्र है। इस व्यक्तिगत पत्र में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पता लिख देना है। अपना पता और तिथि लिख देना है, अर्थात पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, कब लिख रहा है, इस तीनों का उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, विकास कुमार नाम का कोई व्यक्ति है जो काशीपुर समस्तीपुर से 29/12/2020 को पत्र लिख रहा है। इसको लिखा जाना इसी रूप में आवश्यक है। अब आगे देख लीजिए, आप लिख रहे हैं किसको, पिता को, तो यहाँ पर पूज्य पिताजी, श्री चरणों में प्रणाम, ये सब संबोधनवाची शब्द है। और फिर आप अधिक से अधिक आकर्षक, अधिक से अधिक आत्मपरक, अधिक से अधिक आत्मीय भाषा के आधार पर पत्र लिखेंगे, क्योंकि पत्र पढ़ने के बाद लगे कि हम पत्र नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि अपने लोगों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके अक्षय आशीर्वाद से मैं सकुशल रह अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हूँ। अब तो अंतर्वर्ती परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है, ध्यानपूर्वक तैयारी कर रहा हूँ। आशा है परीक्षा का परिणाम शुभ होगा। आगे मैं मेडिकल की तैयारी की बात सोच रहा हूँ। डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है। वर्तमान प्रदूषण के युग में समाज को एक अच्छे डॉक्टर की नितांत आवश्यकता है। बीमारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर बनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। इससे जीविकोपार्जन भी होगा और मानव सेवा भी। अपने लक्ष्य प्राप्ति की अपेक्षा में आपका दुलारा पुत्र आकाश कुमार। इस तरह आपने देखा कि पत्र में पत्र लेखक अर्थात पुत्र अपने पिता के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जिसमें पूर्णतः विनम्रता है, एक शिष्टता है, शालीनता है। और इसके बाद अपना अता पता, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि गैस पेपर, पासपोर्ट इत्यादि में प्रायः इस तरह का पत्र लिख दिया जाता है, ये नहीं लिखा जाता है। जबकि पत्र में इसका भी उल्लेख होना चाहिए, कौन वाला है, किसको भेजा जा रहा है, पत्र कहाँ पहुँचेगा, ये आपको प्रारूप देना होगा। इससे अंक पूरा बढ़ जाता है, नहीं तो थोड़ा बहुत कट जाता है, हल्का कटता है। तो मेरे परामर्श के मुताबिक इसको भी आप अलग से एक प्रारूप बनाकर दें, जिससे कि आपका अन्य पत्र से अलग किस्म का उत्तर हो जाएगा। आपका उत्तर अन्य छात्रों से बिल्कुल अलग होगा, स्वाभाविक रूप से नंबर भी और से ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा आवेदन पत्र है। पुस्तकालय में हिंदी पत्रिका उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल को आवेदन पत्र लिखना है। आप देख लें कि कैसे लिखा जाता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुपौली। आप जहां कहीं का भी लोकेशन देंगे कोई बात नहीं है, आपके मन पर निर्भर है। प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य किसी न किसी स्कूल के होंगे, वह स्कूल कहीं न कहीं शहर गांव में अवस्थित होगा, तो स्कूल का नाम और स्थान का नाम देना है। इसके बाद आपको विषय देना है। विषय क्या है? पुस्तकालय में हिंदी पत्रिका उपलब्ध कराने हेतु महाशय। इसी प्रारूप में आप जब भी आवेदन पत्र लिखते हैं तो इसी प्रारूप में लिखें, इससे ही नंबर आपको आएगा। आप यहाँ से शुरू करेंगे। विषय वस्तु निवेदन यह है कि पुस्तकालय में पुस्तक के साथ साथ पत्रिका भी उपलब्ध रहनी चाहिए। इससे अद्यतन विषय वस्तु की जानकारियाँ मिलती रहती है। अपने पुस्तकालय में हिंदी पत्रिका नहीं आती है, छात्रों में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति अधिक रुझान दिखाई पड़ती है। अतः छात्र हित में हिंदी पत्रिका जैसे आजकल या आलोचना आदि को अविलंब
उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। और फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आप प्रिंसिपल या शैक्षणिक संस्थान में आवेदन पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर आज्ञाकारी देना ही उचित होगा। आज्ञाकारी छात्र होते हैं शैक्षणिक संस्थान में, वो आवेदन पत्र लिखते हैं तो वैसी स्थिति में आज्ञाकारी लिखना उचित होगा। अन्य जगहों पर जब भी आप लिखें तो आप सीधे भवदीय लिखें या आपका विश्वासी लिखें, लेकिन जब आप स्कूल में लिखते हैं, कॉलेज में लिखते हैं प्रिंसिपल को, अपने टीचर को, तो वहाँ पर आप आज्ञाकारी ही देंगे। छात्र और उसके वर्ग, फिर डेट, ये सब आपको देना है। आगे है परीक्षा की तैयारी के बारे में बताते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखें। ये हम तीसरा नमूना दे रहे हैं, जो आपको व्यक्तिगत पत्र है। तो आपने ऊपर में देख लिया एक व्यक्तिगत पत्र का नमूना दिया, फिर आपको हमने आवेदन पत्र का नमूना दिया, फिर एक व्यक्तिगत पत्र का नमूना आपको दिखा रहे हैं। जैसे पहले पत्र में आपने देखा कि नाम और स्थान है, इसी तरह यहाँ भी आप देखेंगे नाम और स्थान आएगा, यहाँ पर तिथि आएगी, और फिर यहाँ पर मित्रवर राकेश जिसको आप लिख रहे हैं उसका संबोधन होना चाहिए। यहाँ पर शुभ स्मृति, ये शब्द थोड़ा नया शब्द है, अलग हटकर शब्द है, आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। नमस्ते प्रणाम ये सब जो है तो वो चलता फिरता शब्द है, ये नए किस्म का शब्द है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से आपका पत्र बिल्कुल अलग किस्म का बन जाएगा। समयाभाव के कारण कुछ दिनों से पत्राचार नहीं हो पाया। स्वयं सकुशल रहने के साथ साथ तुम्हारी कुशलता की मंगल कामना करता हूँ। इन दिनों मेरी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है। आजकल पैसा कमाने के धुन में बहुत सी नकली किताबें बेची जा रही हैं, उनमें गलत जानकारियाँ दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में मैं मूल पुस्तक पर अधिक ध्यान दे रहा हूँ तथा कुछ विश्वसनीय प्रकाशकों की किताबों का भी सहयोग लेता हूँ। हर विषय की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। स्नेहाकांक्षा के साथ तुम्हारा ही कमल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतिम समापन हो गया। पत्र में आप जानते हैं कि 3 खंड होते हैं। पहला खंड हेडिंग कहलाता है, वह आमुख भाग होता है। बीच का खंड बॉडी कहलाता है जो मध्य भाग है, और अंतिम खंड एंडिंग होता है जो समापन मूलक होता है। तो ये समापन मूलक है। और फिर हमने व्यक्तिगत पत्र की बात है तो वह प्रेषित किया जाएगा, तो इसके लिए हमने ये प्रारूप आपके सामने दे दिया है जिसका उपयोग आप भी परीक्षा में करेंगे। और चौथा फिर आपको आवेदन पत्र है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। जैसे उसमें आपने हेडिंग दिया उसी तरह का हेडिंग यह भी हो जाएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जिला स्कूल समस्तीपुर, विषय महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र प्राप्ति के संबंध में। आप यहाँ पर ध्यान दें कि महाविद्यालय हो कोई बात नहीं, विद्यालय हो कोई बात नहीं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसका ही तो आप प्रत्याग प्रमाण पत्र लेंगे। तो विद्यालय या महाविद्यालय जो लिखने का मन कर रहा है जिसमें आप हैं वो आप दे सकते हैं। विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र हो जाएगा। महाशय, निवेदन यह है कि स्नातक में नामांकन के लिए अन्य प्रमाण पत्रों के साथ महाविद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैंने वर्ष 2019 में अंतर स्नातक की परीक्षा पास कर ली है, अतः प्रार्थना है कि मुझे उक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल को लिखा गया है, इसीलिए आज्ञाकारी, और तब वह अपना नाम पता पूरा दे देगा। छात्र का नाम क्या है, क्रमांक क्या है, वर्ग क्या है, सत्र क्या है, दिनांक क्या है, ये सब आपने दे दिया। इस तरह आपका आवेदन पत्र पूरा हो गया। अब एक और आपको दे रहे हैं
बिजली चोरी की शिकायत करते हुए बिजली मंत्री को आवेदन पत्र लिखें। ये आपको स्कूल या परिवार से हटकर सामाजिक कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों से संबंधित आवेदन पत्र है। अब इसमें बिजली चोरी की शिकायत करते हुए बिजली मंत्री को आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे सो देख लीजिए। सेवा में आपको कहा गया बिजली मंत्री को लिखना है तो विद्युत मंत्री होगा। वह मंत्री किसी न किसी प्रांत का होगा तो बिहार सरकार। वह बिहार सरकार का हेडक्वार्टर कहाँ है? पटना। तो इस तरह आपने दे दिया। अब इसके बाद विषय तो विभागीय सह से बिजली चोरी होने की शिकायत, ये विषय हुआ। और तब फिर महाशय, इसके बाद फिर मैटर आप देंगे। ये बड़ी भाग शुरू हो गया। निवेदन यह है कि इन दिनों पूरे प्रांत में विभागीय मिलीभगत से बिजली की चोरी हो रही है। खासकर समस्तीपुर शहर में यह खुलेआम चल रहा है। विभागीय कर्मचारी और अधिकारी उपभोक्ता से पैसा लेकर उसका मीटर चलने से रोक देते हैं या बदल देते हैं। कुछ लोग तो बिना मीटर का ही बिजली जलाते हैं। इससे बिजली विभाग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अतः इसके रोकथाम हेतु अविलंब कार्रवाई की जाए। और भवदीय यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज्ञाकारी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हैं जो आज्ञाकारी लिखेंगे। यहाँ पर आपका विश्वासी या भवदीय, इसमें से कोई शब्द देंगे। जैसे भवदीय मोहन विश्वास, काशीपुर, वार्ड नंबर 17, समस्तीपुर, बिहार। आपको इस तरह अपना पूरा पता दिया गया। इस तरह आपने पत्रों के उदाहरण के माध्यम से पत्र लेखन की शैली को जाना। आशा है कि आप इससे अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। मंगल कामना है कि परीक्षा में आप लोगों को पत्र में 5 में 5 आ जाए। यह सब रटने की चीज़ नहीं है, अभ्यास की चीज़ है। आ सकता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अंत में हम आपको निबंध लेखन पर थोड़ा सा सहयोग कर दे रहे हैं। निबंध लेखन की शैली को बता रहे हैं कि कैसे आप निबंध लिखेंगे जिससे अधिकतम आपको अंक प्राप्त हो। आप गेस्ट पेपर, पासपोर्ट, चलती फिरती किताब में देखते होंगे कि एक तरफ से उठाया और दूसरे तरफ अंत कर दिया। ये सामान्य तौर पर जो किताबें उपलब्ध है उसमें आपको निबंध लिखने का रूप मिलेगा। आप उससे हटकर सोचिए, अलग थोड़ा करके दीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। निबंध में जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, निबंध 8 अंक का होता है। आप चाहें तो 8 में 8 प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। निबंध को हमेशा बिंदुवार लिखने का प्रयास करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में 10th या +2 में इस सब में तो बिंदु लिखा हुआ ही रहता है जिससे सुविधा। बिहार बोर्ड में ऐसा होता नहीं, आपको बिंदु अपने से बना लेना है। उससे क्या होगा कि परीक्षक आसानी से आपको बढ़िया नंबर दे देंगे। और दूसरी बात है, बिंदु बनाकर लिखने की आदत जब आपको हो जाएगी तो आप निबंध भी बिल्कुल ढंग से योजनाबद्ध तरीके से लिख पाने में सक्षम होंगे। आप उदाहरण के रूप में इसको देखें। जैसे आपको प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। सामान्य तौर पर प्रदूषण पर शुरू से लेकर अंत तक लोग लिख दिया, केस पेपर, पासपोर्ट में ऐसा ही आपको मिलेगा। लेकिन हम आपको अलग ढंग से लिखने का परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं कि आप जब प्रदूषण पर लिखते हैं तो प्रदूषण में सबसे पहला पॉइंट होगा भूमिका। भूमिका लिखकर उस पर आप 4-5 पंक्ति लिखिए, 3 पंक्ति लिखिए। जितना आपको ध्यान में आता है, जितनी बातें आपके दिमाग में आती है, उतनी बातों को आप भूमिका में लिख दीजिए कि यह प्रदूषण क्या होता है। भूमिका में तो यही परिचय है, क्या होता है ये स्पष्ट कीजिए। अब यह प्रदूषण क्यों फैल रहा है, इसका कारण भी तो होगा। आप दूसरा पॉइंट बनाकर कारण लिख दीजिए। कारण लिखकर डैश देकर और कारण पर आप लिख जाइए। फिर इसके कारण समाज को, देश को, आपको क्या नुकसान हो रहा है, हानि क्या है,
ये स्पष्ट कीजिए। और इसके निदान के लिए सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर क्या क्या निदान का उपाय किया गया है उसको लिखना है। और अंत में आपको उपसंहार लिखना है, निष्कर्ष लिखना है कि आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं। इस तरह आप प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे। एक आध और उदाहरण हम आपको देते हैं। मान लेते हैं कि दहेज प्रथा पर, तो उसी ढंग से आपको दहेज प्रथा क्या है ये भूमिका में लिखेंगे। दहेज का क्या कारण है यह कारण देकर आप लिखेंगे। इससे समाज को, देश को क्या नुकसान हो रहा है या हानि देंगे। इसके रोकथाम के लिए, दहेज प्रथा के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है इसको भी आप स्पष्ट करेंगे। और अंत में उपसंहार आप देंगे, यानी निष्कर्ष आप देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं इस संदर्भ में। और अंत में एक और आपको निबंध का टॉपिक दे रहे हैं, नारी शिक्षा। नारी शिक्षा क्या चीज़ है इसको स्पष्ट करना है। इसकी आवश्यकता क्या है, इसका विकास कैसे हो रहा है, इससे क्या लाभ मिल रहा है, इस सब को आपको स्पष्ट करना है। तो नारी शिक्षा में भी आप भूमिका देंगे। इसका महत्व क्या है, नारी शिक्षा से देश को, समाज को, नारी को क्या फायदा मिल रहा है ये बताना है। इसका विकास किस रूप में हो रहा है और किस रूप में होना चाहिए ये दोनों आपको स्पष्ट करना होगा। और अंत में उपसंहार आपको देना है, निष्कर्ष आपको देना है। यहाँ पर गलती से उपसंहार लिखने के गलती हो गई है, गौर आ गया है, उपसंहार होता है। तो इस तरह आपने निबंध लिखने का रूप प्रारूप जाना। यह पाठ अब समाप्त हो रहा है। फिर हम अगले पाठ में मिलेंगे। अगले पाठ तक के लिए आप लोगों को मंगल कामना के साथ अलविदा, शुभ यात्रा।